हैंड डीमन के बारे में जानने के बाद कि वो सकॉन्जी उरोकोडाकी के पिछले छात्रों सहित कई आवेदकों को मारने के लिए जिम्मेदार है, टांजीरो ने एक मजबूत दुश्मन को और अधिक जीवन लेने से रोकने के लिए उस पर हमला किया। टांजीरो ने अपने सिर का उपयोग करके उसे पकड़ने से रोका और खुद को मजबूत बनाने और उसके सिर तक पहुंचने के लिए टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया। उसने वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का उपयोग करके उसका सिर काट दिया। राक्षस को वो दिन याद आता है जब उसे पकड़ा गया और कैद किया गया था। कई पीड़ितों से ताकतवर होने के बावजूद वो राक्षस डीमन स्लेयर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। सकॉन्जी ने अपनी वाटर ब्रीदिंग और अविश्वसनीय गति का उपयोग करके राक्षस के चारों ओर से हमला किया और उसे हरा दिया। राक्षस टांजीरो में सकॉन्जी की छवि देखता है और अपने कट्टर दुश्मन को फिर से देखकर चौंक जाता है। राक्षस का सिर फर्श पर गिर जाता है जबकि उसका विशाल शरीर राख में बदलने लगता है, इस बात से गुस्सा होकर कि आखिरी चीज जो वो देखेगा वो एक डीमन स्लेयर का चेहरा है। मृत्यु के बाद राक्षस को अपने भाई को रूपांतरित होने के तुरंत बाद खा जाने का पछतावा याद आता है। टांजीरो उसके फेडिंग बॉडी के पास जाता है और उसे अपनी ओर एक हाथ बढ़ाता हुआ देखता है। उदासी की गंध महसूस करते हुए वो धीरे से उसे पकड़ता है, जिससे हैंड डीमन रोने लगता है। उसके कार्यों के बावजूद टांजीरो उसे डांटने से इनकार करता है और प्रार्थना करता है कि अगली बार जब राक्षस का पुनर्जन्म हो तो वो फिर से राक्षस न बने। उसकी मृत्यु के साथ सकॉन्जी के छात्रों की आत्माएं अंततः आफ्टर लाइफ में जा पाती हैं, जिनमें सबितो और मकोमो भी शामिल हैं। अगले कई दिनों तक टांजीरो माउंट फूजी कासने में घूमता रहा, इस उम्मीद में कि राक्षसों से किसी को वापस इंसान बनाने के बारे में पूछ सके। थक कर वो सांस लेने के लिए रुकता है, लेकिन जल्दी ही उसे अपने चारों ओर विस्टेरिया की गंध आती है। वो खुद को पहाड़ के मंदिर में वापस पाता है, जहाँ फाइनल सिलेक्शन के अन्य बचे हुए लोग भी थे। वो ये देखकर हैरान है कि 7 दिनों के बाद केवल 4 ही बचे हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। उसके बगल में खड़ा गोरा लड़का डर जाता है कि वो बच गया, क्योंकि उसे लगता है कि वो वैसे भी मर जाएगा। जिन्होंने उनका पहाड़ पर स्वागत किया था वे जुड़वा फिर से दिखाई देते हैं और चारों को उनकी सफलता पर बधाई देते हैं। आखिरी लड़का उनकी सराहना को अस्वीकार करता है और पूछता है कि अब उनकी स्थिति का क्या होगा, अपनी तलवार की मांग करता है। वे बताते हैं कि उन्हें पहले उनकी वर्दी दी जाएगी और मिजुनोटो का पद सौंपा जाएगा, जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में 10 रैंक्स में से सबसे निचला है। फिर वे अपनी तलवारों के लिए ओर चुनेंगे, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उन्हें वास्तव में ये बाद में मिलेगी। जुड़वा में से एक के इशारे पर पक्षी चारों से मिलने के लिए नीचे आते हैं। बचे हुए लोगों को नए मिशन के लिए और संचार के लिए कासुगाई क्रोज दिए जाते हैं। गोरा लड़का देखता है कि उसे एक कौवा नहीं बल्कि एक गौरैया मिलती है। गुस्से में लड़का जुड़वा में से एक के बाल पकड़ लेता है, जिससे टांजीरो और गोरा लड़का चौंक जाते हैं। वो मांग करता है कि उसे एक निचिरिन स्वॉर्ड दी जाए। टांजीरो बीच में आता है और उसकी बांह पकड़ लेता है, उसे धमकी देता है कि अगर वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगा तो वो उसे तोड़ देगा। जब वो उसे कोशिश करने के लिए कहता है तो टांजीरो अपनी पकड़ कस लेता है, जिससे लड़के को दर्द होता है और वो अपना हाथ छोड़ देता है। छोटी सी लड़ाई के बाद चारों को उनकी तलवार बनाने के लिए विभिन्न ओर्स दिए जाते हैं। वे भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ओर चुनने में क्या देखना है, लेकिन टांजीरो ही पहला चुनाव करता है, एक नमूने को सूंघकर और उसे चुनकर। सकॉन्जी की झोपड़ी में लौटते हुए टांजीरो अपनी लड़ाइयों से थककर वापस चलने के लिए संघर्ष करता है। चलने के लिए एक छड़ी का सहारा लेता है। जैसे जैसे रात होती है, टांजीरो आखिरकार माउंट सगिरी पहुंच जाता है। अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खुलता है और नेजुको बाहर आती है। उसे देखकर राहत महसूस करते हुए वो दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन थकान से गिर जाता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो नेजुको अपने भाई के पास दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। भाई बहनों को देखकर सकॉन्जी उन्हें गर्मजोशी से गले लगाता है और राहत महसूस करता है कि टांजीरो जीवित लौट आया है। सकॉन्जी ये जानकर प्रभावित होता है कि टांजीरो ने हैंड डीमन को मार डाला। फिर वो बताता है कि कई तरह के राक्षस होते हैं, विशेष रूप से ऐसे भी होते हैं जिनके पास ब्लड डीमन आर्ट नामक स्पेल होती है, जो उन्हें अलौकिक क्षमताएं देती है। टांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको की लंबी नींद इसका एक उदाहरण है, लेकिन सकॉन्जी ऐसा नहीं मानता। कुछ दिनों बाद एक स्वॉर्ड्समिथ आता है और सकॉन्जी की झोपड़ी की ओर जाता है। वो अपना परिचय हाग्ने जुका के रूप में देता है और बताता है कि उसने टांजीरो कमांडो के लिए तलवार बनाई है। जब टांजीरो उसे बताता है कि वो ही वो व्यक्ति है, तो स्वॉर्ड्समिथ उसे अनदेखा कर देता है और इसके बजाय तलवार के बारे में बात करता है। जब उसे अंदर चाय की पेशकश की जाती है तो वो निचिरिन तलवार के लिए सामग्री स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर के बारे में बात करता है। वो बताता है कि सामग्री सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करती है और वे एक ऐसे पहाड़ पर पाई जाती हैं जो पूरे दिन सूरज की रोशनी में रहता है। भ्रमित होकर टांजीरो को बताया जाता है कि वो उसकी आंख और बालों के रंग का जिक्र कर रहा है और मानता है कि उसका परिवार आग के साथ काम करता है। टांजीरो ये जानकर हैरान है, जबकि हगानेजुका मानता है कि तलवार उसके लिए लाल हो जाएगी। अंदर टांजीरो को उसकी निचिरिन सोर्ड दी जाती है, जबकि हगानेजुका बताता है कि उन्हें कलर चेंजिंग सोर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे उपयोगकर्ता के अनुसार रंग बदलते हैं। जब वो अपनी तलवार को म्यान से निकालता है तो ब्लेड काला हो जाता है। परिणाम हाग्ने जुका और सकॉन्जी दोनों को आश्चर्यचकित करता है।
टांजीरो चिंतित हो जाता है कि ये एक बुरा शगुन है, लेकिन सकोंजी उसे ये कहकर शांत करता है कि काली ब्लेड बस असामान्य है। दूसरी ओर हागनेजुका इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है क्योंकि उसे एक चमकदार लाल तलवार ब्लेड देखने की उम्मीद थी। अचानक टांजीरो का कासुगाई क्रो आता है और उसे उसके मिशन का विवरण देता है। उसे उत्तर पश्चिम में एक शहर जाना है जहां युवा लड़कियों के लापता होने की सूचना है। एक लड़की को उसके मंगेतर से आधी रात में अप्रत्याशित रूप से ले जाया गया। जानकारी प्राप्त करने के बाद टांजीरो एक डीमन स्लेयर के रूप में अपने पहले मिशन के लिए खुद को तैयार करता है।